सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग पॉलिटी का अपना अगला चैप्टर करने वाले हैं। अगला चैप्टर नहीं, अगले चैप्टर्स करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चैप्टर करेंगे, दो टॉपिक्स करेंगे। एक तो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, और प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे सेलिएंट फीचर्स, प्रियम्बल बाद में करेंगे। सेलिएंट फीचर्स में हम मेनली शेड्यूल्स और सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और कुछ दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, काफ़ी लोग की मेरे पास क्वेरी आई थी और आ भी सकती है। जब आप ये टॉपिक फैटमैन में देखने जाएंगे तो आपको सेलेंट फीचर में ये नहीं मिलेगा। दैट डजेंट मीन कि ये टॉपिक है नहीं आपके फैटमैन में, क्योंकि एक दो लोग के मेरे पास आए थे कि सर फैटमैन में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिस हो गया। मिस नहीं हुआ है वो आप लास्ट पेज खोलोगे पॉलिटी का, वहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट पेज में क्यों दिया हुआ है, जो लोग मुझसे पहले पढ़े उन्हें पता है कि सेलेंट फीचर्स हमें लास्ट में ही जनरली पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, हाँ, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, तो रटना ही पड़ेगा कि यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, यूएसए से सेपरेशन ऑफ पावर लिया है, होता क्या है वो तो नहीं पता है, तो फिर रटना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो सर अभी? क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये पता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, सब आपको पता है। ठीक है, और अगर नहीं भी पता है ना तो समझने का टाइम भी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो रट्टा मारो दिन जिंदाबाद। वैसे तो मुस्लिम लोगों की चीज़ पता होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लाइन आपको याद रखनी है दैट इज कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। व्हाट डज दिस मीन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटन भी होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलिखित भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल यूके, इनका रिटर्न है। मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी होगी, संविधान सभा जैसे हमने देखा था, उसने सारे कुछ नियम कायदे कानून एक बुक बनाई, उसको बोला कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हिसाब से देश चलेगा। और जिसके हिसाब से देश चलेगा मतलब ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, उस किताब से ऊपर देश में कुछ नहीं है। जहाँ अनरिटन होता है ना, वहाँ पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बैठी कि चलो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो फिर इनके जो भी रूल्स वगैरह चले आ रहे थे, जैसे कि हमारे भी हैं, मुस्लिम में शरिया चलता है, हिंदू धर्म में भी चलता है। ठीक है, सब कुछ है, इंडियन पिनल कोड चल रहा है, सब कुछ। ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उससे पहले कुछ था ही नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, आईपीसी जैसे इंडियन पिनल कोड है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्हीं को अगर एक बोल दिया जाए कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यूके है, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। कौन सुप्रीम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी लाइक पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अमेंड करना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, अमेंडमेंट इज़ नॉट ईजी, यानी कि संविधान में संशोधन करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, देन उसके बाद हम शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे संविधान में डाला अगर किसी ने, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हमने बोरो करी, यानी लगभग 40% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट। इमरजेंसी प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एवरीथिंग इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, ये सब यहाँ से लिया गया। ये ध्यान रखना कि ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई दी सेंटर है। ये ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, ऑफिसर नहीं, ऑफिस होगा। देन आते हैं यूके में, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया, जिस कंट्री ने हमें इतने साल तक, लगभग 200 साल तक रूल किया। उससे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली ली है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं, एकल नागरिकता ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिया किसने था? वो एवी डाइसी ने दिया था, ध्यान रखना। एवी डाइसी गेव दी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रिट्स ली है, ठीक है, परमाधिकारी रिटें जिन्हें बोलते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है कि किस तरह से लेजिस्लेट किया जाएगा, यानी लॉ बनाया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि भाई बिल लोकसभा, राज्यसभा, मतलब एक बिल लोअर हाउस से पास होगा, अपर हाउस से पास होगा, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन उस पर असेंट लगाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ से बोरो किया। दो इनके यहाँ पर प्रेसिडेंट ऐसा सच नहीं होता है, इनके यहाँ हेड किंग या क्वीन होती है, लेकिन कुछ इसी तरह से उनके यहाँ भी होता है। दैट, अब इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा में पहले लोअर हाउस में आएगा तभी अपर हाउस में आएगा, पहले यहाँ आ सकता है देन यहाँ आ सकता है। उसका कोई आई थिंक आपको पता होगा ये, कि ज़रूरी नहीं कि लोकसभा में ही बिल इनिशिएट हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, एक्सेप्ट फ्यू बिल्स लाइक मनी बिल। ओके,
तो ये चीज़ है बाई कैमरल पार्लियामेंट यानी कि या फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसको बोलते हैं द्विसदनीय विधानमंडल, जहाँ पर लोकसभा होगा यानी कि लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा, उसको बोलते हैं नहीं, दो हाउस है, बाई का मतलब दो है। और इतनी चीज़ें ली हैं, ठीक है, यूके से। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना यूके से, एंड दैट इज़ मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कायदे से। देन आते हैं यूएसए पे। तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार लिए हैं, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर लिया है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, एक सेकंड रुको, शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में? तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, रिमेंबर देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से? लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, एंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ये है आपकी विधायिका, आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है? वो ये जो लॉ बनाए गए हैं बाय लेजिस्लेचर उसको चेक करना, और एग्जीक्यूटिव कहीं ये आर्बिट्रीनेस तो नहीं कर रही है। लॉ बना है कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई हेलमेट के बिना पकड़ा गया तो 1000 रुपये चलान है। अब कोई ऐसा तो नहीं है पुलिस वाला 10,000 रुपये ले रहा हो, ठीक है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा कानून बना दिया हो जो ड्रैकोनियन टाइप हो कि भाई बिना हेलमेट के पकड़े जाओगे तो 1,00,000 रुपये। तो ये सारा काम देखना किसका होता है? जुडिशरी का काम होता है। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 50 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 50, वो बोलता है देयर स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेपरेशन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा लड़ते रहते हैं न्यायपालिका और खासकर कार्यपालिका, आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ते कैसे रहते हैं कि भाई जुडिशरी बोल देगा एग्जीक्यूटिव को, या फिर अभी रिसेंट में अगर आपको याद हो, पता नहीं आपको कितने लोगों को पता है ये बात, कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट चली गई थी। देन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, जब हाई कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिला, मद्रास हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए गवर्नर को कि सुनो गवर्नर, तुम्हारे पास लिमिट है कि तुम्हें इतने टाइम में ही इस किसी बिल को पास करना होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो तमिलनाडु के गवर्नर थे वो बिल पास नहीं कर रहे थे, तमिलनाडु की जो असेंबली पास कर रही थी उसको आगे बढ़ा नहीं रहे थे। तो इनको जो है जुडिशरी ने बोला कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। एक तरह से जुडिशरी क्या कर रही है? लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी कर रही है, कर रही कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है, कि जहाँ पे जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके किसी और के क्षेत्राधिकार में जाके काम करने लगे। खासकर ये दोनों तो नहीं करते हैं, मेनली जुडिशरी ही ओवर रीच करती है। तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर हुआ? देखिए इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, रिमेंबर दिस, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, बट नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रिमेंबर दिस, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन तो है कि तुम कानून बनाना, तुम उसको एग्जीक्यूट करना, तुम उस पर फैसला सुनाना, लेकिन ठीक है नहीं, अलग अलग तुम लोग का काम है। ऐसा नहीं कि तुम कल को जो है न्याय दे रहे हो, या तुम लॉ बनाए दे रहे हो, या तुम लॉ बनाए दे रहे हो, तो ये सब काम नहीं करना है। लेकिन तो दिस इज सेपरेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, जुडिशरी इन दोनों के काम में दखलंदाजी करने लगती है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये तो फिर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, यहीं से आप फेडरेशन के बारे में भी समझ सकते हैं कि व्हाट आर फेडरल फीचर। ये फैटमैन से लिया गया है स्क्रीनशॉट, बिकॉज आपके माइंड मैप पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो फेडरल फीचर्स वर्सेस यूनिटरी फीचर्स। तो सबसे पहले फेडरल फीचर होते क्या हैं? तो हमारे इंडिया में टीएस ऑफ गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, देन लोकल गवर्नमेंट है। फॉरगेट अबाउट लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं। तो क्या होता है कि अगर शक्तियों का बंटवारा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दैट इज कॉल्ड एज फेडरल फीचर। फेडरेशन जो चीज़ है ये यूएसए से ली गई है। यूएसए को एक आइडियल फेडरेशन माना जाता है कि वहाँ पर फेडरेशन बहुत सही साट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। यूएसए में है क्या कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डेलीगेशन नहीं है।
डेलीगेशन छोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूशन डेलीगेशन, ये तुम समझो कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर इक्वल पावर का डिवीजन होता है तो फेडरल, और अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है तो उसको यूनिटरी फीचर बोलते हैं। फेडरल फीचर के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखित है तो उसको जल्दी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, तो आप सेंटर की स्टेट की पावर छीन नहीं सकते हो। देखो बाई डिफ़ॉल्ट हमें कंसिडर करना होता है कि सेंटर के पास तो पावर है ही, सेंटर के पास पावर है। अब सेंटर जल्दी से अमेंड नहीं कर सकता तो फेडरल फीचर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता सेंटर? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सुप्रीम होता है। जहाँ पे भी लिखित संविधान होता है वो सुप्रीम होता है संविधान, ठीक है, वहाँ उस देश में। ये सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता का उल्टा क्या है? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता है कि भाई सेंटर की सिटीजनशिप होती है और स्टेट की भी आपकी सिटीजनशिप होती, तो फिर वो आपका फेडरल हो गया होता, लेकिन है तो सिंगल। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का उल्टा क्या है कि डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन होता खुद का और स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये भी आपका यूनिटरी फीचर में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जल्दी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, फेडरल है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी में आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा पूरा संविधान की किताब है, कमेंट किए गए थे बाय केसी वियरे, ठीक है, ग्रैनुअल ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स, ठीक। क्या कमेंट किए गए थे? इन्होंने बोला था कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो है क्वाज़ाई फेडरल। क्वाज़ाई फेडरल का मतलब है आधा अधूरा फेडरल है, मतलब कहीं कहीं तो फेडरल है और कहीं कहीं यूनिटरी है। ग्रेनुअल ऑस्टिन ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था? फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस, विद अ यूनिटरी बायस। मॉरिस जॉन्स ने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये मॉरिस जॉन्स ने बोला, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से ना तो फेडरल है ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आसानी से अमेंड हो सकते हैं, जो आसानी से अमेंड नहीं हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते हैं वो रिजिड हैं, जो हो सकते हैं वो फ्लेक्सिबल है। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल में आएगा, लेकिन ध्यान रखना जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी फीचर्स में आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। बाईकैमरलिज्म क्यों? क्योंकि लोकसभा तो है ही है लेकिन राज्यसभा है। अब राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, और यहाँ पर सेंटर से लोग आते हैं, जो सॉरी स्टेट से लोग आते हैं। स्टेट में जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो क्या करती हैं? राज्यसभा में चुन चुन के लोगों को भेजती हैं, सिंपल। तो एक तरह से राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में, तो वो क्या हुआ? वो आपका फेडरल फीचर हुआ। डुअल गवर्नमेंट है, एक सेंटर में एक स्टेट में, स्टेट की गवर्नमेंट खुद है उसके पास, तो फेडरल फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अब गवर्नर हेड होता है स्टेट का लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है सेंटर, तो ये यूनिटरी फीचर होगा, या फिर फेडरल फीचर विद अ यूनिटरी बायस या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। समझ में आपको ये चीज़? अब यहाँ पर अगर बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने यूएसए से लिया क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हमने यहाँ से लिया है। राष्ट्रपति का महाभियोग, दैट इज इम्पीचमेंट, लिया है हमने। पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी उपराष्ट्रपति का पद, और फाइनेंशियल इमरजेंसी ने वित्तीय आपातकाल लिया है। देन कनाडा से अगर बात करेंगे, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सी से सेंटर, सी से कनाडा, यानी कि एक फेडरेशन है जहाँ पर सेंटर स्ट्रॉन्ग है। जो भी हमने पढ़ा है वो यही है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इमरजेंसी देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो स्टेट जो लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी कानून बनाने, उस पर भी लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंटर को मिल जाता है। जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होता है? तो फिर सेंटर ही लॉ बनाता है। एक तरह से पूरी तरह से सेंटर का कंट्रोल आ जाता है उस केस में। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि फेडरल तो है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो इसी को बोलते हैं फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, या फिर फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि लिया है कनाडा से। सेंट्रल का अपॉइंटमेंट गवर्नर, सेंटर का जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट में। प्रेसिडेंट को ऑन होता है, सेंटर का पार्ट होता है ना, यूनियन का पार्ट होता है, तो वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो ये भी क्या है? यही इसी का तो फीचर है
फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का ही तो फीचर है, यूनिटरी फीचर ही तो है ये, ठीक है। रेजिडुअरी पावर ओनली सेंटर के पास रहेंगी, ये भी कनाडा से लिया, यानी कि वो हर चीज़ जहाँ पर सेंटर को ज़्यादा पावर मिल रही है वो कनाडा से हमने लिया है। अब रेजिडुअरी पावर क्या होती है ये भी अभी आपको बताता हूँ, अब जब 7 शेड्यूल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सहकारी क्षेत्राधिकार है, जहाँ पर प्रेसिडेंट, हम आर्टिकल 143 में, अब वही एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अगर आपको पता होता तो कितना आसान होता, और अगर आपको नहीं पता होगा तो काफ़ी मुश्किल होगा, इसी वजह से वो लास्ट में दिया है, ठीक है, और लास्ट में पढ़ाता भी हूँ जनरली। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है, अभी प्रेसिडेंट ने यूज़ भी किया था, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है ये, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको यूज़ किया था। तो आर्टिकल 143 में दिया हुआ है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है, जहाँ पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, क्वेश्चन पूछता है उससे। ऑस्ट्रेलिया से ऐसे याद करना है, एस, ट्रा और एल। एस से है सिटिंग, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग। ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स है, और एल से लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीन चीज़ें आपको याद हो गई। एंड डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन, ये आप भूल जाओ, ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखो, ठीक है। एस से सिटिंग हो जाएगी, जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक, ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। आयरलैंड से डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। जर्मनी से जो इमरजेंसी पावर्स है वो लिया है, प्लस सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं वो भी जर्मनी के वेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वेमार संविधान है वहाँ से लिया है। यूएसएसआर यानी रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, प्लस जस्टिस के आइडियल्स लिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अभी प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं तो वहाँ देखेंगे जस्टिस क्या होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य लिया, जस्टिस लिया, प्लस 5 ईयर प्लान लिया, पंचवर्षीय योजना। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिया है, एंड जापान से रिपब्लिक सिस्टम लिया है, ठीक है, सॉरी, रिपब्लिक सिस्टम और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से लिया, जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ लिया, यानी कि संविधान, सॉरी, विधि के द्वारा निर्मित कानून, ये हमने जापान से लिया है। और ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी का एक और भाई होता है जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी चर्चा करी थी, और वो यूएसए का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी शेड्यूल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ आर्टिकल में अगर लिखना मुश्किल हो रहा है, काफ़ी बड़ी चीज़ है वो, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल्स बना दिए गए हैं, और उसको, और वहाँ पे जो जिस भी आर्टिकल में किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया है कि भाई रेफ़र टू दिस शेड्यूल। जैसे आप लिटिल बॉय में जो लोग क्वेश्चन लगाते होंगे तो कहीं कहीं पे आपको ये रेफ़र मिलता होगा कि रेफ़र टू दिस क्वेश्चन। तो उसी तरह से है कि आर्टिकल्स में जहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ सकती थी तो वहाँ पर रेफ़र कर दिया गया कि ये वाला शेड्यूल देख लो। ओके, कितने शेड्यूल्स हैं, तो ओरिजिनली तो 8 थे, ठीक है, ओरिजिनली तो 8 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 12 हैं। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट इज़ ऑन 26 नवंबर 1949, 8 थे, एंड एट प्रेजेंट 12 हैं ना। कौन कौन से हैं, तो याद कैसे करना है, तो याद हम इसको ऐसे करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक होती है जिन लोगों को नहीं पता है। तो टी यानी कि सबसे पहला वाला टी है आपका टेरिटरीज, एक्सपेंशन एंड जुरिस्डिक्शन, यानी कि नेम, एक्चुअल में शेड्यूल 1 में लिखा है नेम एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी नाम और उनके क्षेत्राधिकार लिखे हुए हैं पहले वाले में, तो टी से टेरिटरी। टी ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ई से क्या, एमोल्यूमेंट यानी भत्ता। किसका भत्ता, किसका एमोल्यूमेंट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग का, जजेस, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब का जो सैलरी है, एमोल्यूमेंट है, भत्ता है, वो आपका सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। थर्ड में एफर्मेशन एंड ओथ दिया हुआ है, शपथ दी हुई है। अब किसकी शपथ दी हुई है, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैग भी होगा, जजेस भी होंगे, इनके अलावा एमपीज़, एमएलएज, मिनिस्टर्स, सेंटर के, स्टेट के, उनकी अफर्मेशन ओथ दी हुई है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, कि किस स्टेट से कितनी सीट्स राज्यसभा में जाएंगी, वो 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। 5th में शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 6th में अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, जिनको कि हम ट्राइबल एरियाज़ के नाम से भी जानते हैं, और कौन कौन से स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ दिए हुए हैं, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। आपसे पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेट 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, तो ध्यान रखना है मणिपुर इंक्लूडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि मणिपुर ही वो ऑप्शन में देता है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 एम है, इसलिए वो मणिपुर ऑप्शन में देता है। तो असम याद कैसे करेंगे, एटीएम मनी, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। लेकिन ध्यान रखना इस एटीएम में मनी नहीं है,
मतलब मणिपुर नहीं है इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें मणिपुर नहीं है। क्लियर। अभी आते हैं फेडरल प्रोविजंस पे। फेडरल प्रोविजंस का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ पावर, या आप बोल सकते हैं कि सेंटर यानी कि पार्लियामेंट किन किन मैटर्स पे लॉ बनाएगा, स्टेट किन किन मैटर्स पे बनाएगा। तो जिन मैटर्स पे, जिन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है वो यूनियन लिस्ट में है, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है वो स्टेट लिस्ट में है, जिस पे दोनों बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ है जैसे मान लो एजुकेशन, दोनों ने सेम चीज़ पे अगर बना दिया तो सेंटर का मान्य होगा। बना दोनों सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही सेम चीज़ पे अगर एक सेम तरह के चीज़ें बन गई हैं, ठीक है, सेम चीज़ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कानून माना जाएगा वहाँ पे। अब यूनियन लिस्ट में अगर बात करेंगे तो टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं करेंटली। ओरिजिनली कितने थे? 97। अभी कितने हैं? 100 है। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अभी कितने हैं? 61 है, कम हो गए। यहाँ पर 47 थे और अभी कितने हो गए? 50 हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 3 बढ़े हैं, यहाँ पर आपके 5 घटे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके 5 बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि 47 से 52 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में? तो सारे क्या हमें 100 सब्जेक्ट याद रखने? नहीं, थोड़ा सा समझ के चलना है कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिनका लेने देना पूरे देश से यानी कि पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया से, तो वो वाले सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में रखे हैं। जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। वहीं अगर बात करें स्टेट लिस्ट में, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, हेल्थ एंड सैनिटरी, तो ये सारी चीज़ें जिनका पूरे देश से नहीं बल्कि बड़े छोटे लेवल पे लेने देना है, स्टेट से लेने देना है, तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, वेट एंड मेजर, मैरिज डिस्प्यूट हो गया, डाइवोर्स हो गया आपका, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, वो सारे आपके कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होंगे। ओके, एंड ध्यान रखना, चाहे वेट्स एंड मेजर्स हो, चाहे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, ये सब ट्रांसफ़र किए गए थे फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट। कौन? एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजरमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों को ट्रांसफ़र किया गया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अब अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में, जो कि हमने कहाँ से लिया है, और उस पर लॉ बनाने का पावर किस पे होता है? सेंटर के पास होता है। और वो कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया हमने। ठीक है, सेंटर को जहाँ जहाँ पावर ज़्यादा मिली है वो चीज़ हमने कनाडा से ही ली है। ओके, 8th शेड्यूल पे आते हैं। इसमें क्या है? लैंग्वेजेस दी हुई है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ओरिजिनली 14 थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट प्रेजेंट कितनी हैं? 22 हैं अभी, यानी कि टोटल 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया है। 71 से KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd अमेंडमेंट से BDSM, दैट इज़ बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया है। 96 से किसी लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ नेम चेंज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम ओरिया टू ओडिया, बस नाम चेंज है, ऐड नहीं किया है। ऐड किया सिंधी को, KNM को और BDSM को, बस। लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं अभी। तो 9th जो शेड्यूल है उसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, अब सिंपल है कि 8 जो शेड्यूल्स हैं ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 8 ही थे, देन 12 बने, यानी कि जो बाकी के 9, 10, 11, 12 है इनको किसी न किसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया होगा। जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया ऑफ 1951। देन डिफेक्शन, 10th वाला बात करता है डिफेक्शन लॉ, जिसको 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से ऐड किया गया। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं, जहाँ पर कोई MP MLA अपनी जिस पार्टी से चुनाव लड़ के आया था वो छोड़ के, अब मैं ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है डिफेक्शन के, और भी बहुत सारे मायने हैं जो कि हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी से नहीं, और वो जब जीत जाता है तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद पलट, तो ये बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं उसमें। अभी आप इतना समझ लो कि कोई दल बदल करता है। ठीक है, तो डिफेक्शन लॉ। पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 से ऐड हुआ। म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका 74th अमेंडमेंट ऑफ 1993 से ऐड हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद रहेगा, लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, और इसी से संबंधित एक केस है जिसको कि हम 9th शेड्यूल केस बोलते हैं, दैट इज़ IR कोयलो केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्योंकि
पार्लियामेंट ने ये बोला था अमेंडमेंट करके कि भाई इसमें जो भी चीज़ हम डाल देंगे उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम रिव्यू कर सकते हैं। पहले जो तुमने डाल दिया वो ठीक है, लेकिन अब से जो डलेगा वो हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इसको हम 9 शेड्यूल केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे शेड्यूल्स भी खत्म। आते हैं प्रीएम्बल पे, प्रस्तावना पे। जब हमारी ये तो हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी, अभी तो हमने संविधान की किताब को छुआ तक नहीं, अब छुएंगे और पहला पन्ना खोलेंगे। अब जब आपने फैटमैन का पहला पन्ना खोला था तो आपको क्या देखने को मिला था? प्रीफेस विच इज़ अ प्रीएम्बल। जब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिलेगी किताब तो आप देखिएगा वहाँ पर प्रस्तावना ही लिखा होगा पहले वाले पेज में। अगले वाले एडिशन में इसको प्रीएम्बल ही करवा दूंगा प्रीफेस की जगह। तो उससे आपको क्या पता चलता है? जैसे कि अगर मैं पढ़ के दिखाऊँ, ये रखी भी है फैटमैन, ठीक है, कि अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। पहली लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये सर नहीं लिखा है ना, सर की लाइन लग रही है। देन स्टार्ट इन द रील्म ऑफ नॉलेज वेयर वर्ड्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई प्रेजेंट टू यू फैटमैन, नॉट मेयरली अ बुक बट अ टेस्टामेंट टू द लेबर। उससे क्या पता चल रहा है कि ये किताब कैसे बनी है, कितने हार्डवर्क से बनी है और इसमें क्या क्या दिया गया, वो सारी चीज़ पता चलती है। तो उसी तरह से जब आप प्रीएम्बल, अब यहाँ पर तो मैंने फ़ोटो नहीं लगा रखी है, लेकिन जब आप प्रीएम्बल खोलते हो, ठीक है, प्रीएम्बल आप जब पढ़ते हो तो वो कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स, देन यहाँ पर जस्टिस, इक्वालिटी, देन लिबर्टी, देन फ्रैटर्निटी, ये सब लिखा हुआ है। एंड हेयर बाई वी अडॉप्ट और गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये क्या है? पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान चाहता क्या है, संविधान का नेचर क्या है, वो हमें एक पन्ने से ही पता चल जाता है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है ये। व्हाट इट इज? इट इज़ अ समरी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सार है हमारे संविधान का ये। इसको आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला ने, इसको हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला के एम मुंशी जी ने, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला अर्न्स्ट बार्कर ने। ये किसने ये स्टेटमेंट्स दिए? प्रीएम्बल को लेके इन लोगों ने। यानी कि एक तरह से समरी है जिससे कि हमें पढ़ के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस्ट के बारे में पता चलता है। प्रीएम्बल को बहुत लोग मान लेते हैं कि देखो, अगर मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे दूँ, प्रीएम्बल वॉज presented before the Constituent Assembly on 13 December 1946 and was adopted on 22 Jan 1947। बहुत लोग इसको सच मान लेंगे। रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है प्रीएम्बल ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से डिराइव्ड है प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल नहीं है, उससे डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1940 को, अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। लेकिन प्रीएम्बल जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तब इस पर उसकी समरी यानी प्रीएम्बल बना था। आप खुद ही सोचो, अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि अभी बुक तुमने पढ़ी नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ूँ बताऊँ, बोलूँ कि बेटा इसका जरा, या फिर तुमने एक चैप्टर पढ़ा, मैं बोलूँ इसकी समरी लिख दो तो तुम लिख दोगे। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि ये चैप्टर अभी तुमने पढ़ा नहीं है, पहले इसकी समरी लिख दो बाद में पढ़ना, तो कैसे लिख पाओगे समरी? पहले पढ़ोगे तब ना लिखोगे। तो भाई जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब ना उसकी समरी क्रिएट होगी। सिंपल सी बात है। ये तो इसलिए आया था कि भाई हमें किस किस रास्ते पे चलना है, किस विजन के साथ आगे बढ़ना है। ओके, तो इंग्रेडिएंट क्या है? तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग, संविधान के जो पावर है उसका स्रोत हैं भारत के लोग, ठीक है। इसीलिए आपको देखो एक बार जब क्या हुआ था कि, चलो छोड़ो वो स्टोरी, इंग्रेडिएंट्स के चलो बता देते हैं। रंजन गोगोई वाला मसला पता है आपको? दीपक मिश्रा के खिलाफ एलिगेशन लगे थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चार जजेस मीडिया के सामने आके उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे कि भाई हमें ये लग रहा है कि बहुत ही बाइस्ड है टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बहुत फेवर कर रहे हैं ये, और अब भारत के लोगों के हवाले है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भारत के लोग अब देखें, ठीक है। तो मतलब क्यों वो सामने आए, वो ये बताना चाह रहे थे कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? पीपल ऑफ इंडिया है। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और लोग अब देखें अपने हिसाब से, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब है क्या कि पहले क्या था? पहले था सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब ये सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था। यानी ये पहले नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 3 ही वर्ड थे। ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया जो अभी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है, टू इंश्योर पीपल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी
एंड फ्रैटर्निटी। ये कुछ नहीं है क्या? ना, ये एक ही है, जिसमें कि हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी कहाँ से लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। और जस्टिस के प्रिंसिपल्स हमने रशिया से लिए, जो पहले यूएसएसआर होता था। 3 तरह का जस्टिस है, 5 तरह का लिबर्टी और 2 तरह का इक्वालिटी है। देन फिर डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 चीज़ें पढ़ी हमने। सोर्स ऑफ अथॉरिटी दिया, नेचर दिया, ऑब्जेक्टिव्स दिया है। देन वी हेयर बाई अडॉप्ट एंड give to ourselves this constitution on the date of 26 नवंबर 1949। तो वहाँ पर डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दी हुई है नीचे। अमेंडमेंट की जब बात आई तो सबसे पहले बेरू बिहारी यूनियन केस आता है 1960 में, जहाँ पर प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उसको अमेंड नहीं किया सकता, उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। देन केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। और सेम चीज़ को रीअफर्म किया LIC केस में, सेम चीज़ को रीअफर्म किया जो LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसमें। क्लियर? अब जब अमेंडमेंट हो सकता है तो क्या अमेंडमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। अभी तक सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि इसने संविधान में संशोधन करके बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया था। इसने 3 वर्ड को जोड़ा। एक तो ये जो 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, एक इंटेग्रिटी। सर इंटेग्रिटी तो कहीं दिखा ही नहीं। एक्चुअली फ्रैटर्निटी की जब आगे पढ़ते हो ना, तो फ्रैटर्निटी के आगे ही लिखा हुआ है, फ्रैटर्निटी एंश्योरिंग डिग्निटी एंड यूनिटी, सॉरी डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी लिख देता हूँ। फ्रैटर्निटी assuring, एक सेकेंड, फ्रैटर्निटी assuring the dignity of individual, एंड देन ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो इंटेग्रिटी शब्द को भी जोड़ा गया बाई 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ISS करके याद रखना, या ISS याद कर लो, OSIS याद कर लो, लेकिन ध्यान रखना जब ये पूछेगा तो सॉवरेन पक्का रखेगा ऑप्शन में। जैसे कि ATM मनी वाला जब पूछेगा तो मणिपुर रखेगा, जो कि नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे सॉवरेन नहीं है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी है। ये चीज़ आपको रटनी है। ठीक है, ध्यान रखना है। खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, लिटिल बॉय के पास जाना है, दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाने हैं, लेवल 1, लेवल 2, और जब आप फ्री होंगे, जिनके पास फैट मैन है वो अपने क्रॉसवर्ड्स भरेंगे। मैं आपको नहीं होगा तो आज प्रियम्बल के भर के दिखाऊंगा, टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। ये सारे जो माइंड मैप के PDF आपको कहाँ मिल जाते हैं? आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो कंपाइलेशन है पूरा, जैसे ज्योग्राफी हो चुका है, केमिस्ट्री हो चुका है, तो पूरा कंपाइलेशन आपके परमार अकेडमी ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर माइंड मैप करके सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।